हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे FSSAI जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो फूड प्रोडक्ट या बेवरेजेस, कोई भी फूड प्रोडक्ट या बेवरेजेस जो भी मार्केट में आज हमारे पास हैं, चाहे वो फ्रेश फूड्स की बात से करें हम, या कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट, कोई चिप्स की बात करें, कोई वेफर्स की बात करें, वो हर एक मैन्युफैक्चरर जो FSSAI लाइसेंस के अंडर में आ रहा है उनके ऊपर कंट्रोलिंग करती है ये गवर्निंग बॉडी, और उनको प्रॉपर और बेटर कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए कहती है। और ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है ये सारे सेफ्टी के साथ आए ताकि इंडियन मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेटर प्रोडक्ट मिल पाए, इसलिए काम करती है। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे। बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको ये पूरी एजेंसी के, ये पूरी गवर्निंग बॉडी के बारे में बता दूंगा। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास FSSAI के लाइसेंस है, फिर भी वो लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते इसके बारे में, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे FSSAI के लाइसेंस को लेना चाहते हैं, बट वो बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं कि हम कौन से लाइसेंस को लें, कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़ें। तो मैं आज पूरा डिटेल में आपको ये बता दूंगा। उसके पहले मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ FSSAI का क्या रहा है। तो FSSAI जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसको स्टैब्लिश किया था अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के। FSSAI को स्टैब्लिश करने में हमारे फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर अंबुमणि रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने 5 अगस्त 2008 को अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के हिसाब से इस पर्टिकुलर FSSAI को लॉन्च किया था। 2006 में ये बॉडी काम करना शुरू कर दी थी, और इसका फॉर्मर जो हुआ था वो 5 अगस्त 2008 को हुआ था। अब ये गवर्नमेंट बॉडी वर्क कैसे करती है? तो इस गवर्नमेंट बॉडी को वर्क करने के लिए इसमें मेंबर्स होते हैं, जो 22 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। तो ये इस हिसाब से काम करते हैं, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो हेड होता है इस गवर्निंग बॉडी का, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। अब आज के डेट में जो करंट हेड है FSSAI के, वो है मिस्टर राजेश भूषण। ये IAS ऑफिसर्स हैं और करंटली चेयरपर्सन है FSSAI के। और दूसरे हैं हमारे श्री अरुण सिंघल जी, ये भी IAS हैं और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आज के डेट में FSSAI के। ये तो हो गया ब्रीफ अबाउट FSSAI। अब FSSAI का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन FSSAI ने 6 रीजनल ऑफिसेस भी खोल रखे हैं। ये 6 रीजनल ऑफिसेस दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता एंड कोच्चिन और चेन्नई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोच्चिन और चेन्नई, ये 6 इनके रीजनल ऑफिसेस हैं। इन 6 रीजनल ऑफिसेस के हिसाब से, मतलब इस 6 ऑफिसेस को लेके ये पूरा का पूरा अपना पैन और इंडिया को मैनेज करते हैं। और अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो इस रीजन में जो भी लोग रहते हैं या इस रीजन में जो नहीं रहते, उनको यहाँ पे आके FSSAI को कांटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप दिल्ली जा सकते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में। अब FSSAI रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? तो FSSAI जो है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो कंज्यूमर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड इन्वेस्टर, ये जो लोग हैं इनको एक सेंटर पॉइंट कांटेक्ट दे पाए। हो क्या रहा था, अभी तक अलग अलग बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ थी और अलग अलग मैन्युफैक्चरर, अलग अलग ट्रेडर, अलग अलग तरीके से अलग अलग गवर्निंग बॉडीज़ के पास जाते थे और वहाँ से अपने काम करवाते थे। मैं भी आगे आपको वीडियोज़ में बताऊँगा कि कौन सी वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनको इन्होंने एक अम्ब्रेला के नीचे लाया हुआ है और वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग आ जाते हैं कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है FSSAI की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है FSSAI की वो है कि प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। तो पब्लिक हेल्थ को मैनेज करना है, और वो कैसे करेंगे? तो रेगुलेट करना है, सुपरविजन करना है फूड सेफ्टी को, और वो फूड सेफ्टी के हिसाब से उनको काम करना है। तो FSSAI को 2006 के एक्ट में बहुत सारे पावर्स दिए गए। तो क्या क्या पावर्स है मैं आपको वो बता देता हूँ।
पहली पावर जो है उनकी वो है खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने के लिए नियम बनाना। तो जो भी फूड प्रोडक्ट है उनके मानकों को, मतलब उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको निर्धारित करने के लिए एक नियम बनाना। जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको मान्यता देना, कौन सी लेबॉर्ट्रीज जो इसके लिए काम करेंगी। एफएसएसआई एक बॉडी है जो बोल रही है कि ये फूड है, ये फूड प्रोडक्ट है, आपको इसको बहुत सेफ बनाना है, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में लेके आना है, बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा कि ये ऐसा है। तो उसके लिए हर एक ये एफएसएसआई ने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलोगे कि ये मेरे चिप्स के पैकेट है, तो उस चिप्स के पैकेट पे अगर आप देखेंगे तो पीछे साइड में कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखे होते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल पैरामीटर होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, आपके क्या कंज्यूम कर रहे हो वो वहाँ पे लिखा होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें कितने अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल। तो ये कहाँ से आता है? तो ये एफएसएसआई बताती है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये पैरामीटर्स को रखना है। तो वो पैरामीटर उतने ही है या नहीं है, इसको जो बॉडी कंट्रोल करती है वो एफएसएसआई है। और एफएसएसआई ने क्या किया हुआ है, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ को इसके लिए एक्रेडिट किया हुआ है ताकि वो इसके ऊपर काम कर पाए। तो ये लेबॉर्ट्री है जहाँ पे आप अपने सैंपल भेज के वहाँ से आप टेस्टिंग करवा के पता कर सकते हो कि ये पैरामीटर है जो मैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल या किसी भी जो भी मैं लेबल क्लेम कर रहा हूँ, ये पैरामीटर्स है और ये मैंने इस पर्टिकुलर एफएसएसआई सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री से करवाया हुआ। मैं आगे इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप सेकेंड पॉइंट में ये जानिए कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको कंट्रोल करना ताकि वो प्रॉपरली इसका टेस्टिंग कर पाएँ। केंद्र सरकार और वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये तीसरा उनका ये है। भोजन में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना, ये इनका चौथा है। पांचवा ये कि खाद्य खपत और जोखिम आदि से संबंधित जो डेटाज हैं, जैसे कि हम बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में या फूड प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर एक्ट करना, उसका डेटा कलेक्ट करना और उसको फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ डिस्कस करना। और लास्ट वन ये है जो छठवा है, भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के बारे में जानकारी के इट मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द पीपल कि फूड प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर रही है एफएसएसआई, तो वो अपने जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बोल रही है कि आप जो है लेबल क्लेम करिए और उस लेबल को देख के ही कस्टमर जो है, जो भी कंज्यूमर है, वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो उस लेबल क्लेम से आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है। जो मेन एम है एफएसएसआई को स्टैब्लिश करने का वो है कि एक स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है, फूड सेफ्टी के लिए, फूड को लेके कंज्यूमर को एक स्टैंडर्ड देना, जहाँ पे चाहे वो बेवरेजेस ले रहा हो, कार्बोनेटेड हो, नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो या फूड प्रोडक्ट हो, उन सबको कैसे वो स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये सबको एक अच्छे पैमाने पे कर पाए, एक अच्छे तरीके से कर पाए, उस चीज़ के लिए एफएसएसआई को बनाया गया था। ये इनका मेन मोटो है काम करने का। अब क्या हो रहा था, मैंने इसके पहले जो आपको एक वर्ड बोला था कि कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल पहले बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती थी। अगर आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाओ। आप पानी बना रहे हो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तो किसी और एजेंसी के पास जाओ। आप चिप्स बना रहे हो तो किसी और एजेंसी के। पहले तो चिप्स बनाने वाले लोग ऐसे ही तल के और एक पैकेट में बंद करके बेच देते थे और हम लोग खरीद भी लेते थे। सो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा था कि मैन्युफैक्चरर 10 जगह पे घूम रहा था, ट्रेडर भी 10 जगह। अगर मुझे किसी को कंप्लेन करना है किसी के लिए तो मुझे भी 10 जगह पे घूमना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी चीज़ों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया। तो टोटल 7 ओल्डर एक्ट्स हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो अंडर द एफएसएसआई आ गया। तो पहला एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इसको इन्होंने एफएसएसआई के अंडर में ला दिया। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 सेकेंड था। थर्ड था मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, इसको भी इन्होंने एफएसएसआई के अम्ब्रेला में लाया। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, इसको भी इन्होंने इस अम्ब्रेला में लाया। उसके बाद फिफ्थ वन था एडिबल ऑयल्स पैकिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988,
एंड 6.1 था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967 एंड द लास्ट वन मिल्क एंड मिल्क प्रोटेक्शन ऑर्डर 1992। तो ये जितने भी ये 7 अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ थी, इन सारों को इन्होंने एक अम्ब्रेला के नीचे लाया और अब क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को FSSAI मैनेज कर रही है। तो FSSAI इज़ द गवर्निंग बॉडी हो गई है इन सारी चीज़ों के लिए। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडर है या कंज्यूमर है, इन सब लोगों को 10 जगह पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। पैकिंग से लेके फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके लेबलिंग से लेके एवरीथिंग FSSAI मैनेज कर रही है। अब हम लोग बात करेंगे कि FSSAI ने कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का सिस्टम बनाया है, कैसे ये करते हैं। तो कंट्रोल करने का सिस्टम इस हिसाब से बनाया गया है कि इन्होंने अलग अलग काम अलग अलग लोगों को बांट दिया। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, FSSAI बताती है कि ये पैरामीटर को टेस्ट करना है, लेकिन उसको टेस्टिंग के लिए उन्होंने बहुत सारी लैब्स बनाई हुई हैं। तो बहुत सारी प्राइवेट लैब को उन्होंने एक्रेडिट किया हुआ है और वो कहते हैं कि इन लैब के पास जाइए, वहाँ से टेस्टिंग करवाइए, वो रिपोर्ट लाके हमको दीजिए, हम वो रिपोर्ट चेक करेंगे और उसके बाद हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, उसके बाद हम आपको लाइसेंस देंगे। आपको एक अभी यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ। इन 2021 द एम ऑफ बेनिफिटिंग द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, पैकिंग एंड सेलिंग ऑफ फूड आइटम, FSSAI ने डिसाइड किया था कि हम इनको परपेचुअल लाइसेंस देंगे, जिसमें उन्होंने लिया था किसको, रेस्टोरेंट एंड फूड मैन्युफैक्चरर को। कंडीशन एक ही थी, सिर्फ ये कंडीशन थी कि आपको एवरी ईयर रिटर्न फाइल करना। क्या हो रहा था, अभी तक हम रोड पे वड़ा पाव खा रहे हैं, हमें नहीं पता वो वड़ा पाव को कौन से ऑयल में बना रहा है, वो पाव कौन सी क्वालिटी का है। हमें टेस्ट आया, हमें भूख लगी थी। और मुंबई में तो ऐसा है कि इतने सारे लोग हैं जो लंच के नाम पे वड़ा पाव खा लेते, एक वड़ा पाव खा लिया, 2 वड़ा पाव खा लिया, पेट भर जाता। अब ऐसे लोगों को नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि वड़ा पाव वाले ने एक पानी रखा है, पानी की टंकी भर के रखी है, उसमें कौन सी क्वालिटी का पानी है वो नहीं पता, वड़ा पाव कौन सी क्वालिटी का है वो नहीं पता, बस खा लिया, पेट भर गया, फिर अपने काम पे वापस चले गए। FSSAI ने क्या किया, स्ट्रीट फूड वेंडर से लेके एक बड़ा मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी बड़ा ब्रांड हो, सबके लिए ये कंपलसरी कर दिया कि आपको लाइसेंस लेना है। अब क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं ना, वो आज भी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और FSSAI भी अभी तक इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई है। FSSAI कंट्रोल कर रही है जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांड होगा वड़ा पाव का, या कोई बहुत मल्टी चेन रेस्टोरेंट होगा वड़ा पाव का, या कोई बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे इनके जो गवर्नमेंट FSSAI के गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो जाते हैं और वहाँ पे वो बातचीत करते हैं उन लोगों के, उनके ऑडिट करते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, रिपोर्ट्स है कि नहीं, क्या है कि नहीं। बट अभी भी छोटे वेंडर्स के पास नहीं पहुँच पाए, बट धीरे धीरे ये होगा और जब ये होगा तो हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलना शुरू होगा। आज मुझे एक जोश आ गया कि चलो भाई मुझे सैंडविच का ठेला लगाना है, मैंने सैंडविच का ठेला एक जगह देखी, इससे ठेला स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इन ठेला या किसी भी वेंडर को कि आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए FSSAI लाइसेंस मैंडेटरी होगा। जैसे आज हम लोग कोई शॉप स्टार्ट करते हैं तो हम गुमास्ता लाइसेंस लगाते हैं, शॉप रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस होता है जो हम शॉप रजिस्ट्रेशन के अपने शॉप में लगाते हैं ताकि कोई भी आए तो चेक करे कि भाई ये शॉप रजिस्टर करने के बाद हमने चालू की है। तो द सेम वे आपको FSSAI के लाइसेंस भी लगाने पड़ेंगे और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा वो FSSAI का लाइसेंस देगा। अब ये जो पैरामीटर्स हैं, तो FSSAI की खुद की भी लेबॉर्ट्री है, बट इतने सारे प्रोडक्ट है, इतना बड़ा इंडिया है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट तो वो अपने लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस क्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ को भी एक्रेडिट कर रखा है। आज के डेट में प्राइवेट जो नोटिफाइड NABL एक्रेडिटेड लैब है वो है पूरी 112 लैब है जिनको उन्होंने पूरे इंडिया में ये किया हुआ है। स्टेट लैब जो है उनकी 72 है और रेफरल लैब्स जो है वो 14 है। तो ये जितने भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं इनका एक कंडीशन होता है FSSAI का कि ये सारी लेबॉर्ट्रीज़ ISO 17025 जिसको हम लोग NABL बोलते हैं। NABL इज़ अ नेशनल बोर्ड जो है नेशनल बोर्ड
फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ लेबॉर्टरीज, ये जो है NABL है और इसको कंट्रोल करता है लेबॉर्टरीज़ को। तो जो भी लेबॉर्टरीज़ के पास NABL होगी उसको FSSAI ऑडिट करती है और FSSAI के लेबॉर्टरीज की लिस्ट में शामिल करती है। तो आज के डेट में 112 लेबॉर्टरीज़ हैं जो इनके अंडर में शामिल हैं। अब FSSAI लाइसेंस इशू कैसे कर रही है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको FSSAI के लाइसेंस चाहिए। तो पहले तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था कि FSSAI के लाइसेंस को कैसे लिया जाए। तो FSSAI क्या कर रही है, अब उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया इस प्रोसेस को। अगर आप एक बिगनर हैं और आपका टर्नओवर जो है वो 12 लाख से कम है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, FSSAI का लाइसेंस ले लीजिए और आप स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में हो जाता है तो आपको स्टेट FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब आपके लाइसेंस को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका बिजनेस जो है वो जो आपके बिजनेस का टर्नओवर है वो 20 करोड़ के ऊपर हो जाता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इन्होंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड दिया। सिंपली बिगिनर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन करें और FSSAI ले लें। जैसे ही आप बिगनर से नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में आते हो, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना है। और जैसे ही आप 20 करोड़ के ऊपर जाते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना है। तो लाइसेंस लेने मैंने आपको बहुत इजी वे में बता दिया है। और लाइसेंस लेने में एक और क्राइटेरिया बहुत बार आता है कि अगर आप कोई फूड मैन्युफैक्चरर है या फिर क्या बोलते हैं आप पानी का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, कोई भी पानी जो आपका सोर्स वाटर है जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में या आपके आउटलेट में, जो आप बनाने के लिए फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए या कंज्यूमर को पीने के लिए दे रहे हैं, तो आपको लाइसेंस के वक्त उस पानी का टेस्ट करवाना पड़ता है। उस पानी की टेस्टिंग जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था IS 10500 जो IS स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होती है। और उसमें भी वो जो पानी होता है वो ड्रॉन किया होना चाहिए लेबॉर्टरी से। ड्रॉन में ये होता है कि जो लेबॉर्टरी का पर्सन होता है वो जाता है सामने वाली कंपनी में और उनका जो सोर्स वाटर का जगह होता है, जो टैप होता है, उस सोर्स वाटर की जगह से वो पूरा क्लीनिंग करता है उस टैप को और 2 अलग अलग कंटेनर्स में पानी भरता है। जो एक केमिकल के लिए होता है 10 लीटर का कैन होता है और एक 2 लीटर का कंटेनर होता है, स्टील कंटेनर, स्टेरलाइज स्टील कंटेनर, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल के लिए पानी भरा जाता है। और फिर वो FSSAI सर्टिफाइड और NABL सर्टिफाइड ISO 17025 सर्टिफाइड लेबॉर्टरी में आता है टेस्टिंग के लिए। वो टेस्ट होता है और जब वो रिपोर्ट लेबॉर्टरी इशू करती है तो वो रिपोर्ट आपको अपलोड करना है FSSAI की साइड पे और वो उस रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर वो लाइसेंस ग्रांट होता है। तो अगर आप कोई फूड मैन्युफैक्चरर हैं या अगर आप कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर है या ऐसी जगह पे आप जहाँ पे आपको आउटलेट में पानी कंज्यूमर को देना है, तो आपको FSSAI लाइसेंस के वक्त ये काम भी करना पड़ेगा, आपको वाटर टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। लाइसेंस के बारे में मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है। FSSAI ने एक प्रोजेक्ट भी किया हुआ था 2019 में, जहाँ पे उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट था उनका, जहाँ पे उन्होंने सेफ फूड, टेस्टी फूड एंड इम्प्रूव द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये एक स्लोगन लिया हुआ था। और उन्होंने बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज़ को बोला था कि आप ट्रैक करिए जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या छोटी मोटी जो भी कंपनीज़ हैं उनको, और वहाँ पे आप लोग ये सब अप्लाई करवाने की कोशिश करिए। स्टिल अभी NABL जो लैब्स हैं और जो FSSAI सर्टिफाइड लैब्स हैं और FSSAI ये सब मिलके बहुत सारे कंट्रोलिंग करने का काम कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, तो करते करते अभी टाइम लगेगा। अब होता है कि प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे करना है, किसको क्या, कौन से मैन्युफैक्चरर को कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट में क्या टेस्ट करना है और मैं कैसे टेस्ट करवाऊँ। भाई उसको तो पैरामीटर पता ही नहीं होगा, उसको तो ये पता है कि प्रोडक्ट बनाना कैसे। तो फॉर एग्जांपल अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं कोई प्रोटीन पाउडर बना रहा हूँ और मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन पाउडर में ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। या मैं दाल ले लेता हूँ, मैं दाल ले रहा हूँ और मैं दाल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या लोकल मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा हूँ एक ब्रांड बना के। तो दाल में क्या, उस पर्टिकुलर दाल में, रॉ दाल में क्या क्या प्रोटीन्स अवेलेबल है, या मैं अपने लेवल क्लेम पे क्या क्लेम कर रहा हूँ, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्रूड फाइबर, या जो भी मैं एक अपने लेवल पे क्लेम कर रहा हूँ, कहाँ से आएगा, कैसे पता चलेगा। तो ये सिंपल सा एक नॉलेज है। आपको FSSAI की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे न्यू कंपेडियम
कंपेडियम होता है एफएसएसआई का, जिसमें एक पीडीएफ तरह की बुक होती है वो, जहाँ पे एफएसएसआई ने हर एक प्रोडक्ट के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल के कौन से पैरामीटर टेस्ट करने हैं, केमिकल के कौन से पैरामीटर टेस्ट करने हैं, पेस्टिसाइड में क्या टेस्ट करना है, वो पूरा का पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप पूरी का पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किसी भी एफएसएसआई सर्टिफाइड NABL सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री में कॉल करना है या उनके टच में आना है, और उनका जो भी मार्केटिंग पर्सन होगा या जो भी वहाँ पे अथॉरिटी पर्सन होगा, उनसे आपको बात करनी कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे एज़ पर एफएसएसआई टेस्टिंग करवानी है, तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं आप हमें बताइए। आप उनसे कोटेशन लीजिए, आपको सारे पैरामीटर पता चल जाएंगे और उसके बेस पे आप टेस्टिंग करवाइए। इसमें बहुत बार होता है सेल्फ लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ लाइफ स्टडी बोलते हैं हम लोग। बहुत बार बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा। बहुत लोग क्लेम करते हैं 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, बट ये ऐसे ही क्लेम नहीं होता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद इसको सेल्फ लाइफ स्टडी के लिए भेजा जाता है। उस सेल्फ लाइफ स्टडी में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल के पैरामीटर होते हैं, कुछ केमिकल से पैरामीटर होते हैं। वो पैरामीटर्स को हर एक गैप के बाद, जैसे सामने वाले का ने बोला कि 15-15 दिन के गैप पे चेक करिए या 1-1 महीने के गैप पे चेक करिए, तो उसको चेक किया जाता है कि 15 दिन के बाद उसका कंडीशन कैसे हो रहा है, वर्स्ट हो रहा है, अच्छा है, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, नहीं ख़राब हो रहा है। तो वो 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद उसको टेस्ट किया जाएगा। तो 1 महीना हो गया, फिर 2 महीना हो गया, ऐसे करते करते उसको 6 महीने तक, अगर 6 महीने का वो बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि मेरा प्रोडक्ट 6 महीने तक अच्छा रहेगा, तो 6 महीने तक उसके प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाएगा। और 6 महीने तक उसके प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली अगर वो 5वें महीने में ख़राब हो जाएगा, तो वो रिपोर्ट जो जाएगी उसमें ये बोला जाएगा कि भाई आपका प्रोडक्ट 5 महीने तक ही ठीक रह सकता है, तो आप अपनी शेल्फ लाइफ 5 महीने क्लेम करिए। 3 महीने में ख़राब हो जाएगा तो 3 महीने तक क्लेम करिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा चल जाएगा तो भाई आप 6 महीने से ज़्यादा का क्लेम करिए। बहुत बार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिस पे लिखा होता है कि पैकिंग ओपन करने के पहले शेल्फ लाइफ ये, पैकिंग ओपन करने के बाद अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में रखेंगे या कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे या कोल्ड प्लेस पे रखेंगे, ये टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो ये प्रोडक्ट इतने महीने तक रहेगा, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। तो कंज्यूमर को भी वो सब पढ़ना चाहिए। एफएसएसआई तो पूछती है कि हर एक अपने मैन्युफैक्चरर को पूछती है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लेबल्स पे लगानी है, डालनी है। तो कितना आप लेबल पढ़ते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्सपायरी भी नहीं चेक करते, बस प्रोडक्ट लिया खा लिया। तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि एक्सपायरी, बैच नंबर, उसका बेस्ट बिफोर क्या है, कब तक आप कंज्यूम कर सकते हो, और नियर बाय कंज्यूम, जैसे 2-4 दिन बचा है या 15 दिन बचे हैं, तो आप मत कंज्यूम करिए वो प्रोडक्ट को, मत खरीदिए ऐसे प्रोडक्ट को। बहुत बार हम लोगों को सस्ते में मिल जाता है 50% ऑफ और 60% ऑफ, मत लीजिए ऐसे प्रोडक्ट को जो नियर बाय एक्सपायरीज होंगे। तो एफएसएसआई की जो गवर्नमेंट बॉडी है वो अल्टीमेटली क्या कर रही है, फूड सेफ्टी, मतलब फूड प्रोडक्ट को प्रॉपर रखने के लिए, फूड प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में एक बेटर प्रोडक्ट के तौर पे, एक क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पे आए। हमारे जो बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं बहुत सारे फूड प्रोडक्ट को खा के, तो गवर्नमेंट का भी ये फोकस है कि भाई एजेंसीज़ के थ्रू इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाए और अच्छे प्रोडक्ट आए, लोग ना मरे, इतनी बीमारियां ना फैले। बट देखिए ये सब हम लोगों के भी हाथ में है। हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे, गवर्नमेंट तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना देती है, बट उस रूल्स रेगुलेशन को हम लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। तो आप सब लोगों से ये है कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करिए, पढ़िए, सबसे बड़ी चीज़ पढ़िए। हर एक प्रोडक्ट के पीछे लेबल क्लेम पे हर एक चीज़ लिखी हुई होती है, तो आप पढ़ेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको उसके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा जो भी एफएसएसआई की गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जिनके पास एफएसएसआई का लाइसेंस है विज़िट कभी भी कर सकते हैं। और वहाँ पे विज़िट करने के बाद अगर उनको हाइजीन अच्छा नहीं लगता है या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें उनको पता चलती हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका एक नोट बनाते हैं और वो नोट बना के फिर सामने वाले को दिया जाता है, जो भी जिसकी भी फैक्ट्री में उन्होंने विज़िट किया है, कि हम आपके ऊपर एक्शन क्यों ना लें। और उसके लिए उनको एक 10 दिन का टाइम दिया जाता है। तो अगर वो पर्सन उस पर्टिकुलर जो भी एनसीज़ मिली होती है उनको, एनसीज़ का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं एफएसएसआई के ऑफिसर्स की साइड से, वो उसको आंसर कर देंगे या उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ये जो आपने क्वेश्चन उठाया है इसके लिए मैं ये करूँगा। आपने फॉर एग्जांपल अगर हाइजीन है तो हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो वो बोलेगा कि मैं हाइजीन मेंटेन करूँगा, कैसे मेंटेन करूँगा, वो उसको एक्सप्लेन करेगा।
तो बहुत बार फिर वो लाइसेंस आगे के लिए वो एक्सटेंड कर देते हैं, अदरवाइज़ फिर लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, आपको फिर सब कुछ ठीक ठाक करके री लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बहुत बार एफएसएसआई के बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनको 6-6 महीने में एफएसएसआई को वाटर टेस्टिंग के या उनके प्रोडक्ट टेस्टिंग के रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल मैं चिप्स बनाता हूँ, तो हर 6 महीने में मुझे एफएसएसआई को मेरा जो चिप्स है उसके पीछे का जो लेबल क्लेम है या एफएसएसआई के कंपेडियम में जो पैरामीटर्स लिखे हैं उस पर्टिकुलर चिप्स के लिए उनका टेस्टिंग करवाना है और रिपोर्ट देना है। इसके अलावा जब भी एफएसएसआई का लाइसेंस रिन्यूअल होगा तो मुझे वाटर की रिपोर्ट भी देनी है उनको। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, मैंने आपको शॉर्टकट में ये सारी चीज़ें समझा दी हैं और होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं एफएसएसआई से रिलेटेड, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर कर पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।